मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लैग्रांजे प्रमेय या मध्यमान प्रमेय भी इसे कहते हैं, इंग्लिश में लैग्रांजेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने इस वजह से कहा क्योंकि कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, और बोर्ड एग्ज़ाम जो आपको देना है उसमें तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर और कभी कभी शॉर्ट आंसर में भी पूछा जाता है। और तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे लैग्रांजे प्रमेय की बहुत ही आराम से हर चीज़ समझाते हुए। जैसा इसके पहले आपने रोल्स थ्योरम देखा है, तो रोल्स थ्योरम में आपको बेसिक जानकारी जो होनी चाहिए वो है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, डिफरेंशिएबल फंक्शंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ छोटे मोटे कैलकुलेशंस जो कि आप पहले से जानते हैं। तो मुख्य चीज़ें यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की होंगी, यानी कि जो चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हैं लगातार। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर लैग्रांजे प्रमेय के स्टेटमेंट की और फिगर के साथ। एक फंक्शन y = f(x) इस प्रकार से आता है, जैसे फंक्शन इस पोजीशन में यहाँ पे बनाया जा रहा है। अगर हम इसके इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट इस पोजीशन में ड्रा हो रही है, आप देख सकते हैं इसको। ये डॉटेड लाइन से ही आपको बनाना है तो फिगर ज़्यादा अच्छा समझ में आने वाला है। यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पर एक बिंदु हम A कंसीडर कर रहे हैं, A। यहाँ पर एक बिंदु हम B कंसीडर कर रहे हैं। इस फंक्शन का नाम हमने y = f(x) दे रखा है, y = f(x). यहाँ पे देखता हूँ कि ये जो डिस्टेंस यहाँ से ली गई है इसको हम A B C, इसको पॉइंट D मान लेते हैं। ये ओरिजिन है आपका, ये मैं ओरिजिन से D तक की यानी कि OD की लंबाई को स्मॉल a यहाँ पे माना जा रहा है। तो बिंदु A का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा A, FA। इसी प्रकार से बिंदु B का जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर हम B कंसीडर करें, इस डिस्टेंस को ऐसे, थोड़ा सा टेढ़ी लाइन है ऐसे। अगर हम इस डिस्टेंस को यहाँ पे B कंसीडर कर रहे हैं तो, और इस पॉइंट का नाम E दे दिया जाए, यानी कि OE की लंबाई को हमने स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। अब तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट B, FB हो जाएगा। विद्यार्थियों को समझने में कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर एक बिंदु C, जो C आ गया है, इसको हमने C नाम दे दिया है। अब इस C में, इस C यानी कि जो C है ये y = f(x) पर एक पॉइंट है जहाँ से एक टेंजेंट ड्रा की गई है। इस टेंजेंट की जो प्रवणता होती है वो FB - FA/B - A। वही बेसिक फार्मूला जो आप पहले से पढ़े हुए हैं। बेसिक फार्मूला किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो आपको प्रवणता बताई गई है, स्लोप का जो फार्मूला बताया गया है y2 - y1/x2 - x1, उसी फार्मूले का यहाँ पे यूटिलाइजेशन करेंगे हम लोग। लेकिन इस फिगर को समझने के बाद यहाँ पे स्टेटमेंट की बात आती है। लिखूँगा स्टेटमेंट नंबर यहाँ पे, यदि y = f(x) एक दिया गया फलन इस प्रकार से है कि यह
नंबर 1, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में संतत है। इसको समझते भी चलना है साथ में। जैसे इस फंक्शन को आप देखें, यहाँ पर a है, यहाँ पर स्मॉल b है। अब a से b के बीच में जो फंक्शन का जो ग्राफ बनाया गया है, ये ग्राफ कंटिन्यू है, यानी कि कहीं पर ब्रेक नहीं है। तो कहने का मतलब ये पहली कंडीशन आपको दी गई है कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय यानी कि डिफरेंशिएबल है। ये डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन, यानी कि फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करेंगे बिंदु सी के लिए या फिर इसके बीच के किसी भी बिंदु के लिए, तो फंक्शन की राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों सेम आनी चाहिए, तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहा जाता है। तो एक बिंदु C इस प्रकार से है कि f डैश C इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। ये मीन वैल्यू थ्योरम का मेन फार्मूला होता है। यहीं से C की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अक्सर पूछा जाता है। अगर C का मान, यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है, यहाँ C बिलोंग्स ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि जो स्मॉल c का मान इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होके आएगा, वो a से बड़ा और b से छोटा होना चाहिए। ओपन इंटरवल ए बी का मतलब ये होता है। तो ये लैग्रांजे का प्रमेय, आप पूर्ण रूप से इसका स्टेटमेंट और इसका फिगर आप जान चुके हैं। इसका डेरिवेशन आपके स्टैंडर्ड में नहीं है। विद्यार्थी इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट करेंगे, और फिलहाल तो इसका एक नोट्स अलग से भी दिया जाएगा, जैसे कि आप स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरीके से तैयार रखें और अपना एक नोटबुक यहाँ पे कंप्लीट करें। आप ध्यान दें, ये मध्यमान प्रमेय का क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी बुक का, डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा की बुक का। जो रोले का प्रमेय पिछली एक्सरसाइज से आपको बताया जा रहा था, उसी एक्सरसाइज में ये टॉपिक भी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से मध्यमान प्रमेय के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको यहाँ पे समझने का प्रयास करें। एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 एक फंक्शन है। a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पे मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। तो मध्यमान प्रमेय के लिए सबसे पहली कंडीशन, इसका सलूशन कैसे लिख रहा हूँ। फिलहाल आज का ये पहला क्वेश्चन है, नहीं तो पिछली क्लास में रोल्स थ्योरम के बारे में जो 2 कंडीशन है, वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। सारी बातें आपको बताई गई थी, किस प्रकार से कौन से फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, उनको यहाँ पे चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपके स्टैंडर्ड में ये कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ विशेष क्वेश्चंस में ही ये आवश्यकता पड़ती है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की, अन्यथा इस प्रकार के क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बताए जा चुके हैं, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं अपने इंटरवल में। तो सलूशन लेके चलता हूँ, लिखूँगा यहाँ पे दिया गया फलन 2, 3 में संतत तथा ओपन इंटरवल 2, 3 में अवकलनीय है। अब ये 2 शर्तें हमने दिखा दिया, तो उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब f डैश x इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं 6x हो जाएगा। हमारे पास इम्प्लाइज दैट f डैश c इक्वल टू हो जाएगा 6c हो जाएगा फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम। यानी कि शॉर्ट में इसको MVT के नाम से जानते हैं, फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम। f डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए इम्प्लाइज दैट एफ डैश सी का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6c के बराबर है। एफ बी
ये जो फंक्शन f(x) का है यहाँ से आपको fb कैलकुलेट करना है, यानी कि f3 कैलकुलेट करना है। fb इक्वल्स टू f3 समझने का प्रयास करें। f3 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस 2 यानी कि 25, ये हो जाएगा 25 माइनस fa का मतलब यहाँ पे f2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा शायद कैलकुलेशन में, आप जानते हैं। 3x² का मतलब 3 इंटू 2 2 जा 4, 12 माइनस 2 यानी कि 10 हो जाएगा अपॉन b माइनस a। b का मतलब यहाँ पे 3 है और a का मतलब यहाँ पर 2 है। इम्प्लाइज दैट 6c इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा ये 15 अपॉन में 1 होगा, उसको लिखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। इम्प्लाइज दैट c इक्वल्स टू यहाँ पे ये पॉइंट में आने वाला है रिजल्ट, तो पॉइंट में निकाल लिया जाएगा, कोई ऐसी समस्या नहीं है। ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और आगे बचा 3 तो ये जाएगा 5 यानी कि 2.5। c की वैल्यू जो है वो 2.5 निकल के आई है और 2.5 आप देख रहे हैं कि 2 से बड़ी और 3 से छोटी एक वैल्यू है, यानी कि ये जो मीन वैल्यू थ्योरम की जो सारी कंडीशंस हैं वो यहाँ पे फुलफ़िल हो रही हैं। यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, हियर c बिलोंग्स a b, देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे सत्यापित होता है। दैट्स ऑल, इसको नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब, ध्यान दें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हमने लिख रखा है। इसके पहले के जो 2-3 क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि छोड़ दे गए हैं, उनमें से कोई ऐसी समस्या नहीं है, सब बिल्कुल आसान से प्रश्न हैं। ये भी प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन हमने कहा विद्यार्थियों को थोड़ी सी और प्रैक्टिस कराता हूँ। यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है f(x) इक्वल टू x³ माइनस 5x² माइनस 3x, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 3 के लिए मध्यमान प्रमेय को सेटिस्फाइड कराना है और c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसी में दूसरा पार्ट दिया गया है, यदि f' इक्वल टू 0 तो c बिलोंग्स 1 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस NCERT के प्रश्न हैं यहाँ पे, तो ध्यान देते हैं। इसका सलूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। दिया गया फंक्शन जो है f(x) इक्वल्स टू x³ माइनस 5x² माइनस 3x, आप जानते हैं पहले की पूरी शर्तें, यानी कि 1 3 क्लोज्ड इंटरवल में संतत तथा 1 3 ओपन इंटरवल में अवकलनीय है। ये दोनों शर्तें पहले से ही यहाँ पे फुलफ़िल हो रही हैं। आगे बढ़ूँगा, f' यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। नाउ f' इक्वल्स टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3x² माइनस 10x माइनस 3 हो जाएगा ये। अब f' बराबर यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम के लिए आप जानते हैं fb माइनस fa अपान b माइनस a, तो यहाँ पे अब हम fb निकालेंगे एंड fb इक्वल्स टू f3 है। यहाँ पे आप ध्यान दें, f3 है यहाँ पे, b का मान 3 है, इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 3³ और माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, ये 27 हो जाएगा, माइनस 45 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे 27 पॉजिटिव है और निगेटिव यहाँ पे हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा और शायद ये माइनस का 27 आएगा, 27 दूना 54, कोई ऐसी समस्या नहीं, माइनस का 27। और f a इक्वल्स टू यहाँ पे है f1 की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। यहाँ पे आप देख रहे हैं x³ यानी कि 1³ का मतलब 1 हो जाएगा, माइनस 5 और माइनस 3, ये इक्वल्स टू हो जाएगा सीधे सीधे माइनस का 7। नाउ
बाई MVT यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम। आप जानते हैं एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। एफ डैश सी की वैल्यू आप ध्यान दें, यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू आपके पास है, हमसे यहाँ पे निकालना है एफ डैश सी, यानी कि एक्स को सी से रिप्लेस कर देना है, एक्स की जगह पे सी ले लेना है। तो हो जाएगा ये 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स टू एफ बी की वैल्यू यहाँ पे है माइनस का 27 माइनस एफ ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी प्लस का 7 हो जाएगी अपान बी माइनस ए, बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है माइनस 1। आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 20 माइनस 20 अपान 2 यानी कि हो जाएगा माइनस का 10। एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फाइनल निकल के आ रहा है 3c² माइनस 10c और ये प्लस का 7 हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे -3, आपको समझने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। माइनस 10c और -3 इसको सॉल्व करेंगे तो इधर पॉजिटिव आएगा, -3 प्लस 10 ये हो जाएगा प्लस का 7। अब इसको हमने यानी कि इसके c की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है और c की वैल्यू यहाँ पे कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। पहले तो फैक्टराइजेशन बना सकते हैं हम लोग। फैक्टराइजेशन अगर सही तरीके से यहाँ पे नहीं सेपरेट हो रहा है तो हमारा काम है कि हम यहाँ पे बना सकते हैं उसके द्वारा, यानी कि बाई श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य फार्मूला सारे लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो बता दिया जाएगा, आप ध्यान दें। और फिलहाल तो यहाँ पे सीधे सीधे फैक्टर मिल ही रहा है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। यहाँ से इसको रफ कर रहा हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे सब जगह की और आवश्यकता पड़ रही है। इम्प्लाइज दैट 3c² माइनस 10c है यहाँ पे, माइनस 10c प्लस 7 इक्वल्स टू 0। 3c² माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7। फैक्टराइजेशन बहुत आसान है। 3c कॉमन हो जाएगा तो c -1 हो जाएगा, माइनस का 7 कॉमन हो जाएगा तो c -1 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट c -1 और 3c -7। यहाँ से c इक्वल्स टू 1 मिलने वाला है और यहाँ से मिलने वाला है c इक्वल्स टू 7/3। 7/3 का मतलब 2.33 नियर अबाउट। ये 2.3 आप देख रहे हैं कि c इक्वल्स टू 1 के लिए तो यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जो c की वैल्यू होनी चाहिए वो 1 से बड़ी और 3 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखूँगा फॉर c इक्वल्स टू 2.33 इज MVT यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। हैंस प्रूव्ड। एक प्रूफ अभी आपने कैलकुलेट किया है। यहाँ से आप देखें कि इस क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट दिए गए थे। पहला पार्ट था fx इक्वल टू दिस, a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 3 के लिए मीन वैल्यू थ्योरम को यहाँ पे सेटिस्फाई कराना था। आपने देखा कि बड़े आसान तरीके से पूरा मीन वैल्यू थ्योरम आपने कैलकुलेट किया है और c की वैल्यू जो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक वैल्यू c इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन c इक्वल्स टू 2.33 के लिए जो है कि मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और बात करेंगे कि इसका जो सेकंड पार्ट है, यदि f डैश c इक्वल्स टू 0 तो c बिलोंग्स 1/3 का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसको आप नोट कर लें, उसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट भी आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान दें, इसका सेकंड पार्ट कहा गया है यहाँ पे f डैश c इक्वल्स टू 0। तो f डैश x यहाँ पे आपने निकाल रखा है, f डैश c यहाँ पे ले रहा हूँ। इम्प्लाइज दैट f डैश c की वैल्यू हो जाएगी 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ पे हमको c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वो भी वैल्यू 1 और 3 के मध्य होनी चाहिए, यानी कि 1 से बड़ी और 3 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो देख रहा हूँ ये 3 3 जा 9, यहाँ पे भी फैक्टर बन रहा है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। 3c² माइनस 9c माइनस c माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सॉरी, यहाँ पे फैक्टर नहीं बन पाएगा। आप देख रहे हैं खुद ही कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, तो श्रीधराचार्य फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। बाय श्रीधराचार्य फार्मूला आप जानते हैं c इक्वल्स टू, यहाँ पे फार्मूला आपको लिख के अलग से बता दे रहा हूँ, जैसे कि कोई भी विद्यार्थी यहाँ पे परेशान ना हो। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलती है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a, इस प्रकार से। और यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -10 है और c की वैल्यू -3 है। तो -b यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √b² यानी कि -10 का स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे हो गया। अपान हो जाएगा 2a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3 इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा प्लस का 36 अपान 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। इसको सॉल्व करके आप खुद ही चेक करें, कुछ काम स्वयं से देखें कि क्या दोनों वैल्यू यहाँ पे c की एप्लीकेबल हैं, कि एक वैल्यू यानी कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। fx इक्वल्स टू 1/4x - 1, a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 4 के लिए यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाइड करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला काम दिया गया है यहाँ पे सोल्यूशन में, वो मुख्य 2 शर्तें तो आपको लिखनी है। यहाँ पे दिया गया फलन क्लोज इंटरवल 1/4 में कंटिन्यूअस और ओपन इंटरवल 1/4 में डिफरेंशिएबल है। उसके बाद की शर्त आती है कि यहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाए। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x आप लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट f' इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² आपको याद होना चाहिए। ये फिलहाल अगर आपको फार्मूला सीधे नहीं याद है तो फिलहाल तो डिफरेंशिएशन करना आप जानते ही हैं, 4x - 1 का होल स्क्वायर। और अभी इस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में, और 4x - 1 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 4 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको काम करना है कि fb और fa की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, एंड fb इक्वल्स टू f4। f4 की वैल्यू यहाँ पे हो रही है 1/ ये 4 रखेंगे तो हो जाएगा 16 - 1 यानी कि 1/15, ये हो जाएगा। fb निकाल लिया आपने, fa यहाँ पे निकालते हैं। fa का मतलब 1/1 यानी कि x की जगह पे 1 रखेंगे तो 4 × 1 - 1 यानी कि हो जाएगा कितना, 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा। ये 1/3 आई है fa की वैल्यू और 1/15 आई है fb की वैल्यू। आगे सॉल्व करेंगे और f' की जगह पे यहाँ पे c रखना होगा, तो c की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू MVT। मीन वैल्यू थ्योरम, f' इक्वल्स टू fb - fa अपान b - a इम्प्लाइज दैट f' की वैल्यू आपके पास है, आप जानते हैं -a हो जाएगा 4 अपान 4c - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू
FB की वैल्यू आपने देखा कि 1/15 माइनस FA की वैल्यू 1/3 अपान B माइनस A यानी कि 4 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे। -4 अपान 4C माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, इस नोमिनेटर की क्वांटिटी को सॉल्व करने वाले हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 15 अपान 15 इंटू 3 और ये हो जाएगा इंटू 1/3। ऐसे ही तो होगा ये कैलकुलेशन पूरा। बहुत जल्दी से इसको सॉल्व करने का तरीका आप देख रहे हैं। इक्वल्स टू इम्प्लाइज दैट -4 अपान 4C माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस का 12 अपान, ये हो जाएगा यहाँ पे 15 इंटू 3 ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आ गया 4C माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ये 53 जा हो जाएगा 45 इक्वल्स इम्प्लाइज दैट, इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे हम लोग, ये 4C माइनस 1 का होल स्क्वायर 16C स्क्वायर प्लस 1 माइनस का हो जाएगा ये 8C माइनस 45 इक्वल्स टू 0। एक स्टेप यहीं पे सॉल्व करते हैं। 16C स्क्वायर माइनस 8C और ये हो जाएगा माइनस का 44 इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करेंगे और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि शायद 4 कॉमन हो जाएगा। 4 कॉमन हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। 4 कॉमन लेने के बाद आपको क्या लिखना है आप ध्यान दें। 4C स्क्वायर माइनस 2C माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन निकल के आया है यहाँ से मुझे C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि मध्यमान प्रमेय आपको सत्यापित करने का मतलब C की वैल्यू ही कैलकुलेट करना हमारे यहाँ पे मेन उद्देश्य दिया गया है। और C की वैल्यू 1 से बड़ी यानी कि ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4 होनी चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व हो पा रहा है। अगर फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व हो रहा तो इसका मतलब फिर हमको यहाँ पे श्रीधराचार्य फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ फार्मूला इसका। तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा -4ac, c की वैल्यू -11 है, अपान में हो जाएगा 2a, 2 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4, ये प्लस में हो जाएगा 16, अपान हो जाएगा ये 2 इंटू 4। आगे बढ़ता हूँ, 2 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 20 को हम लिख सकते हैं 2√5 अपान 2 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल्ड आउट हो जाता है और ये बचता है 1 प्लस माइनस √5 अपान 4। यहाँ पे जो निगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि √5 का मान आप जानते हैं 2.37 ये अप्रॉक्सीमेट होता है। अगर निगेटिव लिया जाएगा तो ये वैल्यू निगेटिव में आएगी, जो कि अब यहाँ पर फुलफिल कंडीशन को नहीं करेगी, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर हम पॉजिटिव वाली वैल्यू ले रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर √5 ये हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, ये हो जाएगा 3/4, यानी कि ये भी 1 से छोटी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर लिख दूंगा सीधे सीधे C नॉट बिलोंग्स, ऐसे C नॉट बिलोंग्स 1/4। अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं हो सकता। तो मध्यमान प्रमेय के लिए इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं कर सकता मीन वैल्यू थ्योरम। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से विद्यार्थी यहाँ पे रिकैप देख सकते हैं, वीडियो को दोबारा फिर से पीछे करके देख सकते हैं। कैलकुलेशन भी आसान है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। 13 आपके सामने है। fx इक्वल्स टू x², x बिलोंग्स टू 4 के लिए यहाँ पे मध्यमान प्रमेय को सेटिस्फाइड कराना है।
देखता हूँ कि ये दिया गया फंक्शन f(x = x² जो है वो दिए गए इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, यानी कि पहले की दो शर्तें जो हैं वो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही हैं। तीसरी शर्त होती है f' यहाँ पे कैलकुलेट किया जाए, यानी कि सबसे पहले तो f' कैलकुलेट करेंगे। f' हो जाएगा 2x और FA की वैल्यू सारी वैल्यू सीधे फार्मूले में रखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला बाय मीन वैल्यू थ्योरम। f' FB - FA अपॉन B - A implies that f' का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2C = FB, यानी कि F4 की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस F2 की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन B - A, यानी कि 4 - 2। 2C = हो जाएगा ये 12 अपॉन 2, यानी कि हो जाएगा 6 और C का मान यहाँ पे हो जाएगा 3। C की वैल्यू जो 3 आपने कैलकुलेट किया है, आप देख रहे हैं कि ये बिटवीन 2 एंड 4 है, यानी कि ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 4 है, तो इस वजह से C का मान 3 है और 3 के लिए यहाँ पे मध्यमान प्रमेय सेटिस्फाइड होता है। यही रिजल्ट हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन और आपके बोर्ड पे है, यहाँ पे f(x = 25 - x²) x बिलोंग्स 1 5 के लिए यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाइड कराना है। आप ध्यान दें, यहाँ पे कोई ऐसी समस्या नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। पहले की दो शर्तें तो यहाँ पे आप जानते ही हैं। हम यहाँ पे f' सीधे कैलकुलेट करते हैं। f' यहाँ पे हो जाएगा -2x अपॉन 2 25 - x²। बिल्कुल आसान तरीके से, शॉर्ट ट्रिक विद्यार्थी हो सकता है ना जानते हों, तो बताना चाहता हूँ कि √x का डिफ्रेंशिएशन जैसे होता है, तो √x का डिफ्रेंशिएशन आप याद रखें कि 1/2 √x होता है और x के अलावा यहाँ पे जो कुछ भी है उसका मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन आवश्यक है। अगर x² है तो x² का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करना है। इसी प्रकार से हमने बहुत आसान तरीके से इसका डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल जुबानी 2 सेकेंड में कैलकुलेट कर लिया है। इस 2 से ये 2 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। बाई MVT यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम, f' = FB - FA अपॉन B - A। फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं सारी वैल्यूज़ को। f' की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -C अपॉन 25 - C² = FB का मतलब यहाँ पे ये 25 - 25 0 हो जाएगा, माइनस FA की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 24 अंडर रूट में होगा ये अपॉन B - A, यानी कि हो जाएगा 5 - 1। आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर शायद हमको स्क्वायरिंग बोथ साइड का केस यूज करना पड़ेगा। -C अपॉन 25 - C², ऐसी कोई समस्या नहीं है, इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा -24 अंडर रूट अपॉन 4। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा C² अपॉन 25 - C² इक्वल्स टू ये हो जाएगा 24 अपॉन 4 × 4। इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हो जाएगा ये 6 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास पर्याप्त जगह है, कोई समस्या नहीं है। इम्प्लाइज दैट 2C² = ये हो जाएगा 25 × 3 यानी कि 75 हो जाएगा ये -3C²। और आगे सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे तो ये हो जाएगा 5C² = 75। आगे बढ़ेंगे तो C² ये यहाँ पे डिवाइडेशन में जाएगा तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 15। अब C की वैल्यू यहाँ पे जो निकल रही है वो √15 निकल रही है। नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1 और 5 क्लोज इंटरवल यानी कि 1 से बड़ी और 5 से छोटी ये वैल्यू है, ऑलरेडी आप देख रहे हैं।
3.9 लगभग ये वैल्यू मिलेगी और ये वैल्यू इस इंटरवल में मौजूद है, बिलोंग कर रही है। तो इसका मतलब c = 15 के लिए यहाँ पे कहेंगे कि MVT इज़ वेरीफाइड, यानी कि मध्यमान प्रमेय यानी फिर मीन वैल्यू थ्योरम सत्यापित होता है। एक या दो क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, फटाफट उन पे चलते हैं, तब फिर इसके बाद अगले चैप्टर की शुरुआत की जाएगी जहाँ पर हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के यूजेस की, यानी कि सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने और हमने ऑब्लिक में 16 भी लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पे सवाल ऐसे लिखा गया है, ये तो fx है ही, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट है और इसी में जो है कि क्वेश्चन नंबर 16 भी है आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए और इस फंक्शन के लिए आपको चेक करना है मीन वैल्यू थ्योरम का C, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी यहाँ की वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में यही क्वेश्चन के लिए, इन्हीं 3 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाइड पूछा गया है कि मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे वेरीफाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आइए आपसे बात करूंगा यहाँ पर सबसे पहले 2 सवालों की, लगातार हमने बिना किसी गैप के लिख रखा है। इसका मतलब यह है कि सवाल को यहाँ पे बिल्कुल भी बिना लिखे आप सॉल्व कर सकते हैं और आपके बोर्ड में कहीं भी किसी भी परीक्षा में आप समझ सकते हैं सीधे और लिख भी सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। आप ध्यान दें कि सबसे पहला काम ये क्या नाम है, रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम की पहली शर्त क्या होती है कि दिया गया फलन जो है वो अपने अंतराल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन आप तो जानते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन तो ये है नहीं, किसी भी इंटीजर्स के लिए 5, 9 के लिए ये और ये -2, 2 के लिए ये दोनों फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं हैं। आप ये भी जानते हैं कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होते हैं ये इंटीजर्स के लिए यानी कि पूर्णांकों के लिए ये न तो कंटिन्यूअस होते हैं और न ही डिफरेंशिएबल होते हैं। फिगर आप जानते हैं इस प्रकार से बनता है, आपका ये फिगर बनता है, आप जानते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, 2, 3, इस प्रकार से आप देखें कि 0 से 1 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन इसके बाद फिर से 1 से 2 के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पर एक स्टेप आ गया है, यहाँ पे एक ब्रेक आ जाता है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं और डिफरेंशिएबल भी नहीं होते हैं ये फंक्शन। डिफरेंशिएबिलिटी इसकी पिछली क्लासेस में यहाँ पे क्या नाम है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इनकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी डिस्कशन बहुत अच्छी तरीके से किया जा चुका है। अब यानी कि इन दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पे 4 और 16 दोनों पार्ट सॉल्व हो जाते हैं कि ना तो इन दोनों क्वेश्चंस के लिए रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है और ना ही मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि ये अपने अंतरालों में ना तो कंटिन्यूअस है और ना ही डिफरेंशिएबल हैं। आगे बात करता हूँ इस क्वेश्चंस के लिए, पहले रोल्स थ्योरम की बात करता हूँ। रोल्स थ्योरम की बात कर रहा हूँ पहले। रोल्स थ्योरम के लिए आप जानते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो है, तो यहाँ पे f'(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी आप बताएं? 2x हो जाएगी। fb की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? fb का मतलब f2 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3 और fa की वैल्यू यहाँ पे f1 की वैल्यू हो जाएगी 0। यानी कि जो रोल्स थ्योरम की तीसरी कंडीशन है जिसमें कहा गया है कि fb का मान fa के बराबर होना चाहिए, वो यानी कि वो कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल नहीं हो पा रही है। इसका मतलब ये होगा कि ये रोल्स थ्योरम जो है कि इस इंटरवल के लिए इस फंक्शन में एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो नॉट हियर fb नॉट इक्वल टू fa, यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर रोल्स थ्योरम डज नॉट वेरीफाइड। आगे बात करते हैं यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम की, MVT की। तो MVT के लिए आप जानते हैं कि f' c तो यही रहेगा
और फार्मूला पहले यहाँ पे लिखते हैं एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, आप देखें कि एफ डैश सी की वैल्यू हो जाएगी 2c। एफ बी का मतलब आपने यहाँ पे देखा कि ये 3 है, माइनस एफ ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है, अपॉन 2 माइनस 1 इम्प्लाइज दैट 2c इक्वल्स टू 3 इम्प्लाइज दैट c इक्वल्स टू 1.5। अब 1.5 जो है कि वह 1 और 2 के मध्य में है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाइड ये मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। आपकी किताब में ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें थोड़ी सी गलती भी लिखी गई है। वहाँ पे अनुपयोगिता नहीं, वहाँ पे कहा गया है कि इस क्वेश्चन नंबर 4 में मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच कीजिए, जबकि अनुपयोगिता नहीं उपयोगिता की जांच कीजिए, ये सही होना चाहिए। क्योंकि अनुपयोगिता की जांच करने का मतलब ये हो जाएगा कि फिर इसका मतलब सभी अनुपयोगी हैं, लेकिन मुझे प्रूफ करना है। लेकिन यहाँ पे उपयोगिता की जांच करने का मतलब ये हो जाएगा कि उपयोगी होने का मतलब ये फर्स्ट और सेकंड के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन थर्ड के लिए एप्लीकेबल है मीन वैल्यू थ्योरम। तो इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे, इसको सही कर सकते हैं विद्यार्थी अपनी बुक की क्वेश्चंस को। उसके बाद कहा गया है कि ये रोले की प्रमेय के विलोम यानी कि कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम के बारे में आप क्या समझते हैं। तो कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम यहाँ पे ये कंडीशन देता है, यदि एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 तो सी बिलोंग्स ए बी। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर हम कह देते हैं कि रोल्स थ्योरम का जो कन्वर्स है यानी कि इसका जो विलोम है वो सत्यापित हो रहा है, यानी कि वो वेरीफाई हो रहा है। अब इसके लिए तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये एफ डैश सी कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर रोल्स थ्योरम का विलोम भी सत्यापित नहीं किया जा सकता। इसके साथ बात करते हैं इसकी भी हम, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर बात करेंगे हम एफ डैश एक्स, समझने का प्रयास करें, पूर्ण रूप से बातें समझ में आने वाली हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट एफ डैश सी इक्वल टू 2c। अब 2c यहाँ पर c के किसी भी मान के लिए, c का मान अगर इस इंटरवल में आप देखें तो क्या किसी भी मान के लिए एफ डैश सी का मान 0 है। यहाँ पे बहुत जोर दे के समझा रहा हूँ आपको। ये जो कंडीशन पहले आपको बताई जा चुकी है, इसके अकॉर्डिंग आप रोल्स थ्योरम के कन्वर्स को चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि एफ डैश सी हम यहाँ पे 2c प्राप्त कर रहे हैं, और एफ डैश सी का मान अगर हम 0 रखें तो क्या 0 किसी भी 1 और 2 के बीच की वैल्यूज़ के लिए कभी ये 0 देगा, कभी नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तीसरे पार्ट के लिए भी रोल्स थ्योरम का कन्वर्स जो है यानी कि इसका विलोम सत्यापित नहीं किया जा सकता। इस क्लास के समाप्त करेंगे, इस क्लास की समाप्ति करेंगे यहीं पे, और आगे के टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसमें हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंशिएशंस के सिंपल यूजेस के बारे में, डिफरेंशिएशन के यूज, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है रेट ऑफ चेंज का। रेट ऑफ चेंज से संबंधित क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं होती है, सभी विद्यार्थी समझ सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस यानी कि वर्धमान और ह्रासमान फलन। उसमें कुछ विद्यार्थियों को कई बार थोड़े बहुत कैलकुलेशन में थोड़ी समस्या होती है, तो उन समस्याओं को भी यहाँ पर स्पेशल रूप से ध्यान दिया जाएगा। किसी विद्यार्थी को कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इस चैनल पर बने रहें बस।